वेलकम। विजन एंड प्लानिंग इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। SBI क्लर्क 2018 इसकी जो वैकेंसी आई है, इसका प्री एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होना है, जबकि मेन एग्ज़ाम 12 मई को। आपके पास प्री एग्ज़ाम के लिए लगभग 2 मंथ्स का टाइमिंग है, जबकि मेन एग्ज़ाम के लिए लगभग 1 मंथ। इस एपिसोड में मैं कंप्लीट प्लान करूंगा, क्या करें, कैसे करें कि इस एग्ज़ाम में सक्सेस मिले। हर तरह के स्टूडेंट के लिए बात करूंगा और प्री के ओवरऑल पूरे सेक्शन पर बात करूंगा कि आप इंग्लिश कैसे तैयार करेंगे, रीजनिंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे और मैथ कैसे करेंगे। मैथमेटिक्स पर ज़्यादा जोर रहेगा, लेकिन ओवरऑल सब पर बात करूंगा। तो प्री और मेन 2 भाग में है। ये स्ट्रैटेजी प्री के लिए होगी। मेन के लिए प्रिपरेशन प्री के प्रिपरेशन का हिस्सा है, लेकिन उस पर स्पेशल जो जोर होगा वो प्री एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद होगा। एक जो जनरल डिफरेंस है या सिमिलैरिटी है कि दोनों ही एग्जाम में प्री और मेन में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ यानी जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इसका सेक्शनल कट ऑफ की मिनिमम कितना लाएं, ये नहीं है, न प्री में न मेन में। ओवरऑल एग्रीगेट जो कट ऑफ है वो प्री में नहीं है, लेकिन मेन एग्जाम में है। ओवरऑल इतनी दूर तक आपको लाना पड़ेगा, तभी आपको कॉल किया जाएगा। और उससे ऊपर जो ऊपर से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा, ऊपर से सेलेक्ट कर लिया जाएगा, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज। इसका फायदा भी है क्योंकि किसी कारण से टाइम मैनेजमेंट कुछ इधर उधर होता है और किसी सेक्शन में आप इतना कम स्कोर कर जाते हैं कि वहाँ सेक्शनल कट ऑफ पार नहीं कर पाते। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ बैड लक होता है, तो उसका अब कोई मायने नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है भाई, जिसने परफॉर्म किया ओवरऑल स्कोर देखिए। सचमुच सेक्शनल कट ऑफ बेकार बात है, ओवरऑल अगर इतना आता है तो फिर ठीक है। तो प्री एग्जाम में दोनों में से कोई भी नहीं है। दूसरे स्टेट से जो लोग अप्लाई करते हैं उनको वहाँ का रीजनल लैंग्वेज चाहिए, और रीजनल लैंग्वेज सीखने का आपके पास टाइम नहीं है। ये बात एकदम साफ है। जब IBPS RRB का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 6 मंथ्स का टाइमिंग था, सिलेक्शन के ज्वाइनिंग के बाद 6 मंथ, तो उसमें आप 6 मंथ में सीख सकते थे। लेकिन अभी क्या है, अगर पहले से आप रीजनल लैंग्वेज जानते हैं किसी स्टेट का, तभी आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आज की तारीख में सीखना चाहते हैं तो ये सही कदम नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप रीजनल लैंग्वेज पढ़ेंगे या एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ेंगे, आपके पास टाइम ही नहीं है। 2 मंथ से प्री के लिए, उसके बाद 1 मंथ मेन के लिए, फिर तो जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट के तुरंत बाद होना है। और ये अच्छी बात नहीं होगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए और रीजनल लैंग्वेज में किसी कारण से गड़बड़ हो जाए, तो सिलेक्शन जो हो चुका है वो ख़त्म हो जाएगा। तो पहले से अगर किसी स्टेट का लैंग्वेज आता है और वो स्टेट फेवरेबल है, तभी आप इस दूसरे स्टेट में जाएंगे, और वो भी रेयर केस में जाएंगे, क्योंकि उस स्टेट में आपको रहना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी रहनी पड़ेगी इन जनरल। ठीक है, तो ये स्टेट वाला मामला था। एग्ज़ाम प्लानिंग में देखिए, सेक्शनल टाइमिंग है, एक का टाइम दूसरे में नहीं दे सकते, तो 20-20 मिनट्स करके है, यानी 60 मिनट्स है प्री के लिए। इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये 3 सेक्शंस हैं। 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स हैं। हर क्वेश्चन 1-1 मार्क का है। इंग्लिश से 30 है और रीजनिंग और मैथ से 35 ईच है। टाइम जो है वो 20-20 मिनट्स है, तो 20 मिनट्स में इंग्लिश के लिए तो 30 है, जबकि रीजनिंग और मैथ के लिए तो 35 है। अब अप्रोच क्या होगा नए स्टूडेंट का, पुराने स्टूडेंट का, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स का
या हिंदी बैकग्राउंड वाले का। ये हिंदी इंग्लिश कहने का मतलब ये है कि जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है, जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, ये दरअसल कहना है। हिंदी बोलना नहीं मकसद है, मकसद है कि इंग्लिश या इंग्लिश कमज़ोर है या फिर स्ट्रांग है, ये कहने का मतलब है। तो आइए पहले हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पर ही बात करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट है इसमें, तो इसमें 30 क्वेश्चंस हैं और आपके पास 20 मिनट्स है। हिंदी मीडियम वाले यानी इंग्लिश जिसकी वीक है, स्ट्रांग नहीं है, हिंदी मीडियम वाले जिनकी स्ट्रांग है वो फिर इंग्लिश मीडियम वाले हो गए। वो स्ट्रांग है उनका एक अलग रहेगा प्लानिंग, और जिनकी वीक है तो इंग्लिश को छोड़ देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक के टाइमिंग का दूसरे में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो 20 मिनट्स तो आपको इंग्लिश में देना ही देना है, तो ये 20 मिनट्स का उपयोग होना चाहिए, यूज होना चाहिए। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो क्या हुआ, इंग्लिश में 0 ले आने पर ओवरऑल रैंकिंग में ऊंचा स्थान आप नहीं बना पाएंगे, बड़ी दिक्कत होगी, बहुत मुश्किल होगा। रीजनिंग और मैथ में हाई स्कोर करना पड़ेगा, तो वो तो ज़्यादा मुश्किल है ना। और लगातार जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा है नहीं कि आप इंग्लिश की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, कम ज़्यादा जो भी हो कर ही रहे हैं। तो इसमें आपके लिए स्कोप है। देखिए इंग्लिश में 10 मार्क्स का पैसेज आता है। मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो पैटर्न रहा है और वही रहना भी चाहिए, लेकिन फिर भी पैटर्न में कुछ बदलाव होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस कम बेसी होते हैं, इधर उधर होते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। अप्रोच में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो पैसेज के जो 10 क्वेश्चंस होते हैं ये अंतर पैदा करते हैं, डिफरेंस पैदा करते हैं कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है कि नहीं है। और वो पैसेज बहुत लंबा होता है, 10 क्वेश्चंस होने हैं, उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पैसेज के मीनिंग के संदर्भ में होता है, और उसमें से ही ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो पैसेज को पढ़ने और समझने वाला व्यक्ति ही दे सकता है। अब जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है या हिंदी मीडियम वाले हैं वो पैसेज तो पढ़ते ही रह जाएंगे। एक बार पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे तो कुछ कुछ समझ में आएगा, तो 20 मिनट्स तो खत्म हो जाएगा। यानी जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है उनको पैसेज छोड़ देना है। सिर्फ अगर बाकी सेक्शन बनाने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो उसमें जो अपोजिट वर्ड्स होता है, जस्ट उस वर्ड को प्राय बोल्ड किया हुआ रहता है, देख लीजिए वहां पर क्या मीनिंग है, तो शायद ऐसे आप 1-2 क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन आपके पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि जो बाकी 20 क्वेश्चंस हैं वो आपके टारगेट में होंगे। जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है वो पैसेज जरूर बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि जब भाषा पर कमांड है तो एक बार पढ़ते ही उसका पूरा मैप आपके दिमाग में आ जाएगा। बाकी सेक्शन में आप कुछ कर पाए या न कर पाए, पैसेज में 100% परफॉर्म करेंगे। इसलिए इंग्लिश मीडियम वालों का ये हथियार है पैसेज, और हिंदी मीडियम वालों के लिए ये एकदम नेगेटिव है, उनको पैसेज बनाना ही नहीं है। और पैसेज बनाने के बाद इंग्लिश मीडियम के या इंग्लिश स्ट्रांग है जिनकी, वो दूसरे सेक्शन में जाएंगे। इन जनरल वहाँ भी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको इंग्लिश में काफ़ी स्कोर करना चाहिए। 30 है तो 25 प्लस करना चाहिए, और 25 प्लस वो कर सकते हैं। अगर उन्होंने इंग्लिश में 25 प्लस कर लिया तो दूसरे जगह उनके ऊपर दबाव कम हो जाएगा और बहुत आसानी से वो क्वालिफाई कर सकेंगे प्री में। और हिंदी मीडियम या जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है, वो हिंदी मीडियम वाले भी जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग वाली जो कैटेगरी है उसमें जाते हैं, हिंदी मीडियम वाला नहीं, इंग्लिश वाला। अब जिनकी इंग्लिश वीक है, हिंदी मीडियम वाले, वो पैसेज भूल के न बनाएं, सिर्फ अंत में अपोजिट वर्ड वाला अगर मौका मिलता है तो उसको करें। उसमें सेक्शंस हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट, इतनी इंग्लिश आती है सबों को कि जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सा सेंटेंस पहले आना चाहिए, कौन बाद। 5 सेंटेंसेस हैं, टुकड़े में बटा हुआ है, 5 टुकड़े में, 5 पीसेस में, और उनको जोड़ना है। इस तरह से जो सेंटेंस वाला होता है, सेंटेंस को जोड़ना, अरेंजमेंट, ये बहुत बढ़िया सेक्शन है। ये 5 में 5 आप कर पाएंगे, 2-3 तो पक्का कर पाएंगे। तो ये सेंटेंस अरेंजमेंट वाला हुआ। कॉमन एरर स्ट्रॉन्गेस्ट साइड है हिंदी मीडियम वालों का।
क्योंकि ग्रामर सेक्शन इन जनरल हिंदी मीडियम वालों का स्ट्रांग होता है इंग्लिश मीडियम वालों की तुलना में। मैं इन जनरल कर रहा हूँ, हर जगह एक्सेप्शन मौजूद रहेंगे, ठीक है। मैं सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके बात कर रहा हूँ। वो बात जो 90% स्टूडेंट के लिए सही है तो 10% के लिए तो सही नहीं भी है ना। तो मैं उन 90% स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा ग्रामर ही पढ़ने में मज़ा आता है। तो ये 5 क्वेश्चंस वो पक्का कर पाएंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस और कॉमन एरर के 5 क्वेश्चंस। थर्ड में जो लास्ट मतलब 2016 में जो आया था उसके मुताबिक और कुछ ऐसा ही पैटर्न रहना चाहिए इस ईयर भी। तो रॉन्गली स्पेल्ड और इनअप्रोप्रिएट वर्ड, एक सेंटेंस उसमें पार्ट्स बटा हुआ है और वर्ड है उसका स्पेलिंग गड़बड़ है या फिर वो वर्ड सटीक नहीं है वहाँ पर। ऐसे 5 क्वेश्चन का सेट है, ये भी बहुत बढ़िया है। ये 5 क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे, इंग्लिश थोड़ी कमजोर होने पर भी कर पाएंगे। और इसका जो 4th सेक्शन है इंग्लिश पार्ट में वो है क्लोज टेस्ट। फिर वही है, पैसेज में जहां ब्लैंक है तो पैसेज पढ़ने पर आपको उसका एक स्ट्रक्चर नजर आने लगता है और वर्ड्स का ऑप्शन भी है, तो आप सोच पाते हैं कि कौन सा वर्ड यहां पर होगा। इसलिए क्लोज टेस्ट फिर एक ऐसा पार्ट है जहां इंग्लिश जिनकी कमजोर है वो भी अच्छा कर सकेंगे, इंग्लिश जिनकी स्ट्रांग है वो तो अच्छा करेंगी। इंग्लिश तो उनका साइड ही है, वो तो वहां पर अच्छा खासा लीड लेने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम वालों का ये है कि हम इंग्लिश में कितना कर लें ताकि वहां बहुत ज्यादा दबाव ना हो। यहां बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन ये जो 20 क्वेश्चंस है ना पैसेज के 10 क्वेश्चंस को छोड़ करके जो 20 क्वेश्चंस हैं उन 20 क्वेश्चंस में आप 15 प्लस ला सकते हैं, 15, 16, 18, 20 में 20 ऐसा ला सकते हैं। तो आप इंग्लिश को अवॉइड ना करें। कैसे पढ़ें? कोई भी ग्रामर बुक लें और उससे कॉमन एरर पर कमांड हासिल करें। उसमें आपका क्लोज टेस्ट भी दिया हुआ रहता है और दूसरे सेक्शन स्पेलिंग वगैरह सब दिए रहते हैं। होता क्या है, जब आप इंग्लिश पढ़ने जाते हैं और इंग्लिश से आपको डर लगता है कैसे पढ़ें, तो पहले से डर बैठा रहता है और आप सोचते हैं मैं पूरा कर लूँ और उस चक्कर में आप कुछ नहीं कर पाते। ये पूरा क्या होता है? आप समझिए मुझे इंग्लिश में 0 आ रहा है, जो भी मैंने गेन किया गेन है। इस अप्रोच के साथ पढ़ना शुरू कीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। आप एक सेक्शन कर लेंगे तो आपको लगेगा हाँ इससे तो 5 क्वेश्चंस आएंगे, कम से कम 4 तो बना सकते हैं। 4 हुआ ना, +4 कहाँ, अभी तो कुछ नहीं आ रहा था, +4। उसी तरह से दूसरे सेक्शन में गए, क्लोज टेस्ट बनने लगा तो आपको लगे अब 5 में से 3 या 4 तो कर ही सकते हैं। ये विश्वास पैदा होने लगेगा। एग्जाम तक आपको इन सेक्शंस में जो 4 सेक्शन मैंने बताए इसमें अधिक से अधिक परफॉर्म करना है, अधिक से अधिक सीखना है। बाकी एग्जाम में और स्कोर की चिंता मत कीजिए। चिंता वो सिर्फ चिंता है, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको करना क्या है उसको लक्षित कीजिए और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाइए। अपना बेस्ट दीजिए उसको पाने के लिए। इससे ज़्यादा आपके हाथ में नहीं है, इससे ज़्यादा सोचना भी नहीं है। तो ये इंग्लिश का हुआ। इसके बाद मैं रीजनिंग पे बात करूंगा। रीजनिंग एकदम ठीक ठाक है। रीजनिंग के क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज किया तो जो 35 क्वेश्चंस रीजनिंग के हैं इसमें कोई भी एक अच्छा स्टूडेंट जिसने सीरियसली पढ़ा है वो 30 तक कर सकता है। 30 तक 35 में। पजल 2 आए हैं और इस बार भी 2 आने चाहिए। दूसरे सेक्शंस में मैं बात करता हूं, स्पेशली पजल में मैं आदि से कहूंगा कि वो प्रीवियस ईयर्स में जितने भी पजल्स आए हैं उसको सॉल्व कर दे। उसके पास टाइम नहीं रहता है, स्कूल रहता है, लेकिन फिर भी वो उन सबको सॉल्व करे। तो प्रीवियस ईयर्स के पजल्स को अगर आदि ने सॉल्व किया, आपने उसकी प्रैक्टिस की, तो आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। और प्री एग्जाम में 2 पजल्स मायने रखते हैं। 2 पजल्स 5 क्वेश्चंस के 10 क्वेश्चंस होंगे। तो इन 10 क्वेश्चंस को यदि आपने इस बीच 15-20 पजल्स बना लिए, कम से कम वीडियो भी देख लिया, तो आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे।
पजल का डर खत्म हो जाएगा। ये बच्चा, हम लोग देखते हैं कि जो पजल होता है उसको पढ़ते हैं तो समझ में आता है। ये दिखाता है कि कैसे पढ़ते साथ चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं और उसके मुताबिक वो सुंदर तरीके से बनाता है। तो मैं खुद भी इम्प्रेस्ड हुआ जब उसने पहली बार किया और तब मैं चैनल में उसको लेकर के आया। इसका जो बाकी सेक्शन है रीजनिंग में, वो बहुत बढ़िया है। प्रीवियस ईयर्स पेपर के संदर्भ में जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। उनको एनालाइज कीजिए तो बाकी जो 25 क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के, वो उस सेक्शन से आते हैं। उसमें देखिए ब्लड रिलेशंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इधर उधर होगा तो 2 या 3 या 4 इस तरह से रहेंगे। इसमें एक डेटा इनइक्वालिटी है जो मैथमेटिकल है। जैसे मैथमेटिक्स में डेटा इनइक्वालिटी है, वैसे ही रीजनिंग में भी है। ये 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 में 5 आप ला सकते हैं। ऐसा लगता है मैंने 1-2 सॉल्व भी किया है रीजनिंग वाला, तो उसमें प्लेलिस्ट में होगा, आप देख लेंगे। तो पजल सेक्शन का, ये रीजनिंग सेक्शन का, ये जो मैथमेटिकल समझ लीजिए इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी वाला जो सेक्शन है, ये 5 क्वेश्चंस आप जरूर कहेंगे, जरूर सॉल्व करेंगे। तो देखिए पजल कर पाएंगे और ये मैथमेटिकल इनइक्वालिटी कर पाएंगे। तो ब्लड रिलेशन से जैसे 2 या 3 क्वेश्चंस हुए, उसी तरह से अल्फ़ाबेट्स 2, 3, कभी कभी 4, डायरेक्शन सेंस टेस्ट 2, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। रैंकिंग, ऑर्डर और रैंकिंग, इससे तो 5 क्वेश्चंस होते हैं और ये सब बहुत बढ़िया सुंदर होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, तो ये सब सुंदर क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कुछ खास दम नहीं होता। आपका पहले से स्ट्रांग होगा भी। आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को लें, सॉल्व पेपर जिसमें बना हुआ रहता है, तो रीजनिंग तो दिमाग की चीज़ है और अगर किसी ने सॉल्व कर दिया है तो सॉल्यूशन को देख के भी आपको रास्ता नजर आ सकता है। और उस सेक्शन में कुछ खास नहीं है। एनालिटिकल रीजनिंग में मदद की जरूरत पड़ती है किसी की, जनरल रीजनिंग में जरूरत नहीं पड़ती। तो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के जितने क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर किसको बोलते हैं? एसबीआई का आप एग्जाम दे रहे हैं तो ठीक है, एसबीआई के प्रीवियस ईयर्स पेपर, लेकिन किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स पेपर दूसरे किसी भी एग्जाम के लिए फायदेमंद होते हैं। इस साल नहीं आता, अगले साल आएगा। किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कभी न कभी दूसरे सारे एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। इसलिए किसी भी बैंक के एग्जाम का प्रीवियस ईयर्स पेपर है, उन्हें आप अवश्य सॉल्व करें। मैथमेटिक्स सेक्शन में तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। मैथमेटिक्स में मैं आता हूं, उसमें तो मैंने वीडियोज ही इतने सारे बनाए हैं, सब प्रीवियस ईयर्स पेपर है, इसलिए वहां आपको और कुछ जरूरत नहीं। तो रीजनिंग में आप समझ रहे हैं, रीजनिंग में अगर ठीक से आप मेहनत करते हैं तो आप 35 में 30, 32, 33 इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन स्कोर पर आपका ध्यान नहीं है, आपको सीखने, समझने और परफॉर्म करने पर ध्यान देना है। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसको तो मैं पिछले लगभग 1.25 साल से पढ़ा रहा, लगभग 800 वीडियोस हो गए। इसका 50% भी किसी ने कर लिया तो इस 35 में वो 35 स्कोर कर सकता है। आपको करना क्या है, सुनिए। करना क्या है ये मैं बताने जा रहा हूं। और कई स्टूडेंट ने डिमांड किया कि आप वीकली प्लान बना दीजिए। एसएससी के लिए वीकली जो प्लान था उसको आपने क्यों रोक दिया? मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने बीच में रोक दिया। बंधना मुझे पसंद नहीं है और आप भी बंध के काम मत कीजिए। स्वतंत्र, स्वच्छंद, विचार भी स्वतंत्र, जब जो इच्छा होगी वो करेंगे। मन में आएगा तो करेंगे, नहीं मन आएगा तो नहीं करेंगे। पढ़ने की इच्छा होगी तो मैं पढ़ूंगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं पढ़ूंगा। ये अप्रोच होना चाहिए। तब जब आप काम करेंगे तो मन से करेंगे, और जब तक मन से नहीं करेंगे किसी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। वीकली प्लान बंधने वाला था, इसलिए मैंने उसको रोक दिया। आगे भी मैं वीकली प्लान नहीं बनाऊंगा। टारगेट आपके सामने है, 2 मंथ्स आपके सामने है।
2 मंथ्स में क्या पढ़ना है ये भी सामने है। उन चीजों को आप क्या कर सकते हैं, आप अपना बेस्ट दे सकते हैं ना। दिन भर में जितनी इच्छा होगी, जितना जितना पढ़ सकेंगे, 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स, ये सब भी वेरी करेगा। ये कोई मतलब नहीं है कि मैं रोज 12-14 घंटे पढ़ूंगा, ये तो कोई मतलब नहीं है। मुझे पढ़ना है, उससे लगाव है, दिन भर पढ़ना है, घंटा क्या गिनना है, सुबह से रात तक पढ़ना है। और आज इच्छा नहीं है तो नहीं पढ़ना, लेकिन पढ़ना तो प्राइम है ना, मुझे पास करना है, परफॉर्म करना है, तो अधिक से अधिक पढ़ने पर ध्यान होना चाहिए। तो अधिक से अधिक पढ़ूंगा तो कोर्स सामने है, जितना पढ़ सकूं अच्छा है, कट ऑफ भी लोअर नहीं है, ओवरऑल भी नहीं है, ये भी बढ़िया है, ये भी किया गया है। तो आइए, मैं चाहता हूं इंग्लिश इच्छा हो तो इंग्लिश ही पढ़ें। 2 दिनों तक इंग्लिश पढ़ने का मन करता है, इंग्लिश ही पढ़ते रहें। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप बीच में थक जाएंगे, थोड़ा चेंज महसूस होगा कि चेंज करें। तो उसके साथ आप रीजनिंग जोड़ लीजिए, उसके साथ मैथमेटिक्स जोड़ लीजिए। मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी कोई एक भाग थोड़े है, उसमें मन लगने लायक चीजें हैं। कभी सिंप्लीफिकेशन बना लिया, कभी डीआई बना लिया, कभी चैप्टर के क्वेश्चंस बना लिए, सीरीज बना लिया। जब जो इच्छा हुई वो किया, मतलब जो इच्छा होगी वो करेंगे तो मन से करेंगे, चीजें समझ में आएंगी। रिजल्ट आप जानते हैं ना, रिजल्ट जो मिलता है, किन्हीं को रिजल्ट मिलता है, किन्हीं को नहीं मिलता है, उसके बीच में यही अंतर होता है, बस यही अंतर होता है। अपने ऊपर कितना विश्वास है और चीजों से कितना लगाव पैदा हुआ है। सब्जेक्ट से जब तक लगाव पैदा नहीं होगा तब तक आप कैसे उसको सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो सब कुछ एक तरफ, सब्जेक्ट, क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, ये आपका मार्गदर्शक सिद्धांत है। तो आइए मैथमेटिक्स सेक्शन पे बात करते हैं। उसका जो क्लासिफिकेशन है, मिससेलेनियस क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स, ये 15 क्वेश्चंस आए थे, 15 ही आने भी चाहिए। चैप्टर के क्वेश्चंस, चैप्टर के क्वेश्चंस का मतलब क्या है? तो चैप्टर के क्वेश्चंस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर बनते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम है। एक सेक्शन, एक चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना, उसके सारे वीडियोस को देख जाना। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे वीडियोस का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से बेस्ट यूज। आप बेसिक कैलकुलेशन में जाएंगे, सबों को मैं कह रहा हूं, सबों को मैं कह रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चंस आएंगे। ये 10 क्वेश्चंस 3 या 4 मिनट्स में बनने चाहिए। सिर्फ ये काम आपने कर लिया ना तो विजय मिल गई, क्योंकि यहां जो आपने टाइम सेव किया उसकी वजह से मैथमेटिक्स के 35 में 35 क्वेश्चंस बना पाएंगे आप, क्योंकि टाइम मिल गया। टाइम रहने पर तो कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं बना सकते। प्री का ये तो बात है, और टाइम आपने 10 क्वेश्चंस को 3 मिनट्स में बना लिया। यहाँ टाइम सेविंग हो गई कम से कम 2 मिनट्स की, और ये 2 मिनट्स का टाइम सेविंग बड़ा मायने रखता है। 20 मिनट्स में 2 मिनट्स का टाइम सेविंग, तो उसके लिए मैं अलग अलग बात करता हूं। मैं कहता हूं बेसिक कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन, ऑर्डर ये नहीं होगा, मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए बात कर रहा हूं। बेसिक कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन में भी 45 से ज्यादा वीडियोस हो गए हैं। इतने वीडियोस, इसका हाफ अगर आप देख लें तो हाफ क्यों देख लें, पूरा देखिए ना, सारे को देखिए। आपको कॉपी पेन नहीं चलाना है, आपको सिर्फ वीडियो देखना है। संभव हो तो टीवी पर देखिए, जहां पर चीजें होती हुई नजर आएंगी। मैंने इस तरह से बताया है कि वो आपके दिमाग में घुस जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस एंजॉय मैथमेटिक्स। आप टीवी पर देखें तो सारी चीजें एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी, बेसिक कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन। आप निश्चित तौर पर, यदि आपने बेसिक कैलकुलेशन के सारे वीडियोस
और सिंप्लीफिकेशन के सारे वीडियोस सभी 40, 45, 45 प्लस हो गया है, इन सारे वीडियोस को देख लिए तो 10 क्वेश्चंस बनेगा नहीं, बस बन जाएगा, और ये आपके विजय का रास्ता भी खोल देगा। हालांकि पढ़ने का जो ऑर्डर है, जो मैं बार बार बताता आ रहा हूं, वो तो ये है कि बेसिक कैलकुलेशन किए, ठीक है। इसके बाद मैं वो ऑर्डर क्यों बताता हूं? ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, बेसिक कैलकुलेशन के बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, इसके बाद पार्टनरशिप, इसके बाद एवरेज, इसके बाद परसेंटेज, इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड। हर एग्जाम के लिए आपका ऑर्डर यही रहेगा। मैंने जो मैथमेटिकल टेक्निक बताई है वो इन 5 चैप्टर में पढ़ते 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 सीख जाते हैं, और ये जब टेक्निक सीख जाते हैं तो हर चैप्टर में तो यही होता है। चैप्टर का डेफिनीशन और कॉन्सेप्ट आप समझते हैं और टेक्निक तो पहले से सीखे हुए हैं, इसलिए आगे के चैप्टर इजी होते चले जाते हैं। तो मेरा कहना है कि वर्ड प्रॉब्लम में जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा रुकिए, जैसे बोलता हूं आप वैसे करेंगे। मैंने बेसिक कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन के सारे वीडियोस देखने के लिए बोले थे, संभव है तो 2 बार देखिए, और इतना टाइम है कि आप 2 बार देख सकते हैं, क्योंकि इसका अपना महत्व है। बेसिक कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन 2 बार देखिए सारे वीडियोस को। लेकिन जब चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उतना वीडियो देखने का आपके पास टाइम नहीं है। तो क्या करेंगे? हर प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर का, जैसे मैंने एजेस कहा, तो उसके 50% से ज्यादा वीडियोस देख लीजिए, और आपको एक के बाद दूसरा चैप्टर, दूसरे के बाद तीसरा चैप्टर, उसमें थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। यहां तो मैं कह रहा हूं समय दीजिए, खूब देखिए बेसिक कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन में, लेकिन वहां मैं कह रहा हूं कि आप 5 से 6 नहीं, मैंने 50 से 60% वीडियोस देखिए हर प्लेलिस्ट का ऑर्डर में। देखिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके सिंपल क्वेश्चंस का एप्लीकेशन देखिए। ये सब जल्दी जल्दी करना जरूरी है, तो उन सबको जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए। हाफ वीडियो देखिए, 50% वीडियोस देखिए। कहीं कोई क्वेश्चन टफ लगता है, जस्ट इग्नोर। ये बात बहुत मायने रखती है। अभी आपको चुन चुन कर दुश्मनों से लड़ना है। अगर कोई ऐसा दुश्मन आया जिससे लड़के फंस गए, तो ऐसे दुश्मन को इग्नोर कीजिए। अभी फैसला करने का वक्त नहीं आया। तो हर चैप्टर में जब कोई क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टफ लगेगा, क्योंकि उसमें बैंक पीओ के ख्याल से, मेन के ख्याल से सारे क्वेश्चन शामिल हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन वैसे होंगे, जस्ट इग्नोर। जो नहीं आता छोड़िए। मेरे समझाने के बाद एक बार भी समझ में नहीं आ रहा है, इग्नोर नहीं करना है। तो ऐसे करके आप आगे बढ़ेंगे तो कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, वीडियोस बहुत सारे हैं। अरे 2-4 नहीं किया तो क्या फर्क पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं जल्दी जल्दी करने के लिए सारे चैप्टर्स को, क्योंकि ये यदि आप जल्दी जल्दी कर लेंगे तब आपका शुरू होगा मिससेलेनियस क्वेश्चंस। मिससेलेनियस जो एपिसोड्स हैं, आज जो मैंने पोस्ट किया था उसको लेके 77 वीडियोस हो चुके हैं, और ये चैप्टर का ये जो मिससेलेनियस जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इन पर जो वीडियोस हैं, ये रियल टेस्ट है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर्स के वीडियोस को 50% देखिए, जो अच्छा लगे जल्दी जल्दी देखिए, कुछ हार्ड लगे छोड़ दीजिए। चैप्टर्स पर कमांड हो गया, समझ गया, तो मिससेलेनियस में जो वीडियोज हैं उसमें एक साथ अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ आके टेस्ट होगा कि आपने जो पढ़ा था वो कितना पढ़ा था, और फिर किसी क्वेश्चन के कारण किसी चैप्टर में प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया, समझ में नहीं आ रहा है, अगेन गो प्लेलिस्ट, दोबारा प्लेलिस्ट में जाएंगे, फिर से उसको पढ़ेंगे। तो जो मिससेलेनियस है ये टेस्ट है। आप बोलते हैं टेस्ट सीरीज, काहे का टेस्ट सीरीज? मिससेलेनियस वीडियो देखना किसी भी टेस्ट सीरीज से बड़ा काम है, इंपॉर्टेंट काम है। मिससेलेनियस क्वेश्चंस, डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस अचानक आए और आपने उसको सॉल्व कर दिया, तो इसका मतलब आपका प्रोग्रेस सही है, सही डायरेक्शन में जा रहा है। मिससेलेनियस और सिंप्लीफिकेशन, ये दोनों का मतलब हुआ 15 and 10, 25 क्वेश्चंस। तो ये 25 क्वेश्चंस करने के बाद
हालांकि इसमें मिससेलेनियस में हो सकता है कि आपसे 1 या 2 या किन्हीं से 3 क्वेश्चंस ना बने, कोई बात नहीं। तो इन 25 के बाद 10 क्वेश्चंस बचते हैं। 5 क्वेश्चन का एक सेट डेटा इंटरप्रिटेशन का होता है और दूसरा नंबर सीरीज का। सुनिए सुनिए सुनिए, डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन आएगा 5 में 5 बनेंगे। मेरे वीडियोस तो 141 प्लस हो गए हैं DI में, डेटा इंटरप्रिटेशन में। आप उसमें से चूज करके जिसमें लिखा हुआ है प्री एग्जाम, चाहे वो क्लर्क का हो चाहे वो प्रीओ का हो, प्री एग्जाम, और वो भी वीडियो नंबर 1 से लेकर के 10, 15 तक तो सीरियली करना है। ये 15 तक लगभग सीरियली करना है। इसके बाद आप खुद देख लीजिए, जिसमें मेन लिखा हुआ है उसको छोड़ दीजिए। DI मेन एग्जाम का जहां भी किसी भी एग्जाम का हो उसको छोड़ दीजिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखा है मदर ऑफ ऑल DIs, वो नंबर मुझे याद नहीं है, देखिएगा। और भी ऐसा ही 1-2 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबको जरूर देखिए। तो आप 141 प्लस, इसमें से इस दौरान 40 से 50 DI बनाने का टारगेट रखिए। 40 से 50 रोज एक DI देख लीजिए, रोज एक DI देख लीजिए, कुछ कीजिए न कीजिए एक DI देख लीजिए। रोज देखते रहने से आपका 40-50 DI बनाएंगे तो आपको लिखने बनाने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ सामने हो रहा है। तो DI का SBI क्लर्क में जो एग्जाम में आएगा वो आप आसानी से बना सकेंगे कम से कम टाइम में। और नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस 100% आपको मिलेंगे, 100%। और मिलेंगे नहीं, टाइम सेव करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से मैंने कहा कि सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चंस आप 3 मिनट्स में बना सकेंगे, बहुत खराब हुआ तो 4 मिनट्स में। यदि उस स्ट्रैटेजी पर आप चले जो मैंने कहा, तो नंबर सीरीज के कुछ नहीं करना है। उसके भी 40 प्लस वीडियोस हैं, या शायद 50 हो गए। सारे वीडियोस को देख लीजिए, उसमें तो कुछ करना ही नहीं, सिर्फ देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए। रोज 1 या 2 वीडियो देखिए। आप 2 से 2.5 मिनट्स में सभी 5 क्वेश्चंस बना सकेंगे और ये टाइम सेविंग भी होगा, 100% एक्यूरेसी भी रहेगी, क्योंकि जितना देखिएगा कैलकुलेशन आप मन में कर पाइएगा। और 5 में 5 मिलेगा, छूटेगा नहीं। टाइम सेविंग के साथ साथ, एक्यूरेसी के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी मजबूत होगा। तो आप हमको मुझे बताइए कि मेरा स्टूडेंट न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन में 35 के टारगेट के साथ जाए, चाहे वो नया हो या पुराना, और चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, गांव में रहता हो शहर में रहता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अंतर के मेरे स्टूडेंट को न्यूमेरिकल सेक्शन में, एबिलिटी सेक्शन में 35 में 35 बनाना है, ये टारगेट है। अब बनाने के दौरान कहीं भी किन्हीं को भी लगे कि इस क्वेश्चन में मैं फंस सकता हूं, उलझ सकता हूं, तो ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर कर दें, उससे झगड़ा ना करें। आप मुझे बताइए, जो प्लानिंग मैंने की है, आपके अंदर विश्वास पैदा हो रहा है कि नहीं? 2 मंथ्स बहुत कम होते हैं। इन 2 मंथ्स में क्या हो सकता है? जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है वो ऐसा सोचेंगे, लेकिन जिनको कॉन्फिडेंस है उनके लिए ये 2 मंथ्स 6 मंथ्स के बराबर होते हैं। विथ फुल कंसंट्रेशन, डेडिकेशन और बिना किसी टेंशन के अपने आप को झोंक दीजिए। मैं तो आपके साथ हूं ही, रोज नए नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा, आपका मॉरल बूस्टअप करूंगा, संभव होगा लाइव सेशन करूंगा, आपसे बात करूंगा, इंटरेक्ट करूंगा। आपको सक्सेस मिलेगा,
ऑल द बेस्ट।